दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। हमारे साथ खास मेहमान हैं आज तुलिका बनर्जी जी, जिन बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। हम अपनी इस बातचीत में इनकी जो सारी प्रतिभाएं हैं, इन्होंने क्या क्या किया, उन सब पे चर्चा करेंगे। आपने रेडियो से अपना बचपन के दिनों से रेडियो का करियर शुरू किया, इसके अलावा दूरदर्शन के बाद फिल्में, फिर गवर्नमेंट जॉब और उसके अलावा फिर अब वो प्रोडक्शन हाउस के साथ भी काम कर रही हैं, उसका भी एक जिम्मेदारी उनके पास है। और बिजनेस MSCME की उत्तर प्रदेश की वो वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो आप देखिए इतनी सारी प्रोफाइल लेके वो काम कर रही हैं और इसकी शुरुआत बहुत बचपन से उन्होंने की थी, जब रेडियो पे थी, और हर रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। शादी के 15 साल बाद उन्होंने गवर्नमेंट जॉब की। आमतौर पे बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो शादी के बाद बहुत सारे करियर बनाती हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब है उस पर कंपटीशन बीट करके जाना मुश्किल होता है, काफ़ी टफ होता है, क्योंकि 15 साल का एक जो सफ़र होता है वो बड़ा लंबा हो जाता है। उस दौरान आपके पास बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, और आपको जिन बच्चों के साथ कंपटीशन करना होता है वो बड़े नए होते हैं, रोज़ पढ़ते लिखते रहते हैं। तो एक टफ था। इस सफ़र पे आज हम बात करेंगे तुलिका जी के साथ। और तुलिका जी में एक और ख़ास बात है कि बहुत लकी गर्ल हैं। क्यों लकी हैं ये हम आपको बता रहे हैं, बाकी वो जो चीज़ें ना वो खुद बताएंगे तो अच्छा लगेगा। आप इनके दांतों को देखिए और आँखों को। तो तुलिका जी अब बताइए, शुरू यहीं से करिए। आपका जो लकी हैं, आप जिसके साथ रहती हैं वो सफल होता है और आप भी अपनी मनचाही चीज़ों को हासिल कर ही लेती हैं। जी, भगवान का आशीर्वाद बचपन से ही मेरे ऊपर रहा है। जब मैं पैदा हुई थी तब मेरे पापा का गवर्नमेंट जॉब लगा था आकाशवाणी में, लखनऊ में। फिर हम लोग आए यहाँ पर और धीरे धीरे बड़ी हुई तो मुझे भी ये जानना, वैसे दर्शकों को बता दें कि मेरे यहाँ बिल्लियाँ हैं। हाँ। तो वो नीचे से तार खींच के लेके जा रही थी। चलिए ये सब तो चलता रहेगा, अगर आएंगी तो आपको मिलवाते हैं उनसे भी। तो धीरे धीरे पता चला कि मेरे दांत ऐसे हैं और लोगों के एक तरफ होते हैं, मेरे दोनों तरफ हैं। लोगों ने बहुत बताया मुझको कि भाई ये तो बहुत किस्मत वालों का होता है, तुम बहुत लकी हो। अच्छा, मैं थोड़ी सी क्रॉस आइड भी हूँ। किसी किसी एंगल में मेरी आंखें क्रॉस, ये स्क्विंट दिखता है, हमेशा नहीं, किसी किसी एंगल में। उसको बंगाली में लोखी टेढ़ा बोलते हैं। अच्छा, एंड वो भी बहुत किस्मत वालों का बहुत लकी माना जाता है। हाँ, इस टेढ़ेपन को, ये जो टेढ़ापन किसी किसी एंगल में दिखता है, इस चीज को भी बहुत लकी माना जाता है। अच्छा, और फिर चीज़ें मैंने रिलेट की कि यार हमारे लाइफ में जो कुछ हो रहा है इतना अच्छा हो रहा है और मैं हूँ भी किस्मत वाली, तो जिसके साथ रहती हूँ उसका भला हो जाता है। तो जैसे किस्मत कनेक्शन में था विद्या बालन के साथ, जो कि कोई भी साथ में रहता है वो उसकी किस्मत हो जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा है, मेरे पापा हो या मेरे हस्बैंड हो या मैं किसी और के साथ भी कहीं रहूं, तो उसकी लाइफ बनना शुरू हो जाती है और बड़ा अच्छा होता है। और ऐसा नहीं है कि मेरा नहीं बनता, मेरा तो मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाली मानती भी हूँ। तो बचपन में आप जो रेडियो का आपके साथ वो था, वो सफर कैसे शुरू हुआ? मेरे पिताजी आकाशवाणी में कार्यरत थे। वो आकाशवाणी में एज एन आर्टिस्ट वहाँ पे एम्प्लॉयड थे, प्रसार भारती के उसमें। तो बचपन से ही मेरा वहाँ पे जाना आना रहा। जब भी कोई टॉक शो होता था या कुछ इस तरह का क्विज वगैरह होता था, वो साथ में ले जाते थे, साथ में जाते थे, लेके जाते थे, और मैं वहाँ पर जाके टॉक शोज और पार्टिसिपेट करती थी। 250 रुपये मिला करते थे उस वक्त मुझको उसके। लेकिन हाँ, ये है कि वहाँ से बचपन से ही मैं इस तरह से आकाशवाणी से मेरा नाता शुरू हुआ और धीरे धीरे इतना ज़्यादा हो गया कि मैं वहाँ इतना जाना आना पापा के साथ कि वो एक मेरा सेकंड परिवार, द्वितीय परिवार बन गया। सब लोग जानते थे कैसे काम होता है। पापा काम कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि टेप कैसे लगाया जाता है। उन्हें टेप चला करता था गोल गोल, तो वो सारा कुछ मुझे अच्छा लगता था, वहाँ रहना देखना। तो आकाशवाणी से नाता मेरा वहाँ शुरू हुआ। अच्छा। फिर धीरे धीरे जब बड़ी हुई तो जैसे जैसे वहाँ पर वैकेंसीज होती थी तो मैं वहाँ पर देती थी, एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरती थी, एग्ज़ाम देती थी। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, मैं पहली बार में ही मैंने FM का सेलेक्ट, हाँ जी। 2011 था वो। अच्छा। तो उस पे हम लोग बाद में आए। उसके पहले रेडियो से मेरा नाता, वो तो पापा थे, लेकिन उसके बाद फिर मैं जब बड़ी हुई 2001 में मैंने ज्ञानवाणी ज्वाइन किया। अच्छा।
तो ज्ञानवाणी हम लोगों ने ही बनाया था, हम लोग के बैच के से ही वो शुरुआत हुई थी। तो उसमें कैसे क्या होता है बनाना, उसको प्रोग्राम बनाना, उसको मल्टीमीडिया में उसको किस तरह से एडिट करना होता है, प्रेजेंटेशन, सब कुछ हम लोग करते थे। अच्छा। तो वहाँ से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। और उसके बाद फिर ज्ञानवाणी से मैं गई CMS मल्टीमीडिया एज अ रेडियो जॉकी, वो प्रोग्राम प्रेजेंटर और रेडियो उसमें। और उसके बाद 2011 में मैं फुल फ्लेजेड प्रॉपरली पूरा एग्ज़ाम देकर इसमें आई। अच्छा। FM रेनबो में। लेकिन आप दूरदर्शन से भी जुड़ी रही। 2011 और 2016 ये दोनों साल मेरे लिए मेरे लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स हैं। 2011 में एक साथ मेरे 4 जगह सिलेक्शन हुआ था। अच्छा। FM रेनबो में, आकाशवाणी के ड्रामा सेक्शन में, आकाशवाणी के युवाणी सेक्शन में और दूरदर्शन में। अच्छा। एज अ प्रोग्राम प्रेजेंटर। तो मैं दूरदर्शन की प्रोग्राम प्रेजेंटर हूँ पैनल में, मैं ड्रामा सेक्शन की पैनल में हूँ। और उस वक्त एक ही आप ज्वाइन कर सकते थे, या तो आप युवाणी ज्वाइन कीजिए AM, या FM ज्वाइन कीजिए। अच्छा। तो मैंने FM रेनबो को चुना क्योंकि वहाँ ज़्यादा, वहाँ पे ज़्यादा स्कोप था, वहाँ पे ज़्यादा पब्लिक से वो हो रहे थे। धीरे धीरे आजकल AM का थोड़ा सा कम हो गया है, तो भाई मैंने FM को चुना। तो इस तरह से ये 4 जगह मुझे एक्सप्लोर करने का एक साथ मौका। इसके पहले आपने टीचिंग की थी? हाँ, देखा जाए तो रेडियो का और टीवी का या मीडिया का सफ़र ये बहुत ही टेंटेटिव है। मतलब सैलरी बेस्ड, प्रसार भारती ने आपको एम्प्लॉयमेंट बंद कर दी है बहुत पहले से। हाँ। तो यहाँ पर सब कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। तो रोज़मर्रा का वो तो है नहीं, लेकिन साथ ही साथ कुछ तो चाहिए ना, एक सॉलिड उसमें। तो ये मेरा साइड बाय साइड चलता रहता था। मैं जाती थी, जब ड्यूटी लगती थी तो रेडियो में अपना काम करके आ जाती थी। लेकिन जो देखा जाए कि काम की शुरुआत, तो मैंने 2001 में पहले टीचिंग शुरू की। अच्छा। बच्चों से टीचिंग शुरू की? हाँ, सेंट ट्रीजा में छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, क्लास 2 की क्लास टीचर। एक साल में मुझको समझ में आ गया कि बच्चों को पढ़ाना बच्चे आसान उस वक्त नहीं है। हाँ, मेरे नॉट माई कप ऑफ टी। तो फिर मैं गई कॉल्विन तालुकेदार्स। कॉल्विन तालुकेदार्स में मैंने 9, 10, 11, 12 को कॉमर्स और इकोनॉमिक्स पढ़ाया। वहाँ पे यूथ मिले, वो मेरे लिए सही था। अच्छा। कि हाँ, हम लेक्चर दिया करते थे और वो अपना बनाया करते। तो दैट वाज, मैंने वहाँ पे आराम से मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। एक साल बाद वहाँ भी मैंने छोड़ दिया और फिर मैं गई GCL, ग्लोबल सेंटर ऑफ लैंग्वेजेस। वहाँ पर मैंने इंग्लिश ग्रामर ट्रेनर के रूप में उसको ज्वाइन किया। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ग्रुप डिस्कशन के क्लासेस, एटिकेट्स एंड स्पीकिंग स्किल, ये सब भी वहाँ पे था। वहाँ पे ट्रेनिंग देने से पहले 1 हफ्ते की ट्रेनिंग खुद की होती है। अच्छा। और वहाँ पे मुझको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें पता चली, इंग्लिश की बेसिक चीज़ें जो इतनी बेसिक है कि हम लोग लगता है कि अच्छा ये नहीं पता था मुझको। और मुझे धीरे धीरे बहुत प्यार हो गया इस इंग्लिश लैंग्वेज से, इस कला से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी पूछूं या सबसे कि इज एम आर हम लोग इतना यूज़ करते हैं, ये एक्चुअली क्या है? ये इंग्लिश का कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो हम लोग इतना यूज करते हैं लेकिन नहीं पता, कईयों को नहीं पता होगा कि एक्चुअली वो है क्या। एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तो नाम भी भूल गए हैं, वर्ब है कि क्या है, नाउन है। तो ये इस तरह से मुझे पता चला कि ये बी का फॉर्म है। बी का फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होता है। ऐसी और भी कई चीज़ें मुझे वहाँ पता चला कि जो हम लोग बोलते हैं इंग्लिश के सेंटेंसेस, वो एक्चुअली मैथमेटिकल तरीके से वीव्ड होते हैं कि आप टेंसेस एक गलत नहीं होगा, वो मैंने सीखा। तो अब मैं भले ही धीरे बोलूं लेकिन मैं सही बोलती हूँ। आई स्पीक करेक्ट इंग्लिश ग्रामेटिकली। तो मैंने धीरे धीरे मुझे लगता था कि मेरा खुद का डेवलपमेंट हो रहा है। वैसे भी जो रेडियो पे बोलता है या टीवी पे बोलता है तो उसको करेक्ट ही बोलना पड़ता है। हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुझे ये लगा था मेन कि मैं खुद कितना नहीं जानती थी और मैंने जानना शुरू किया। तो मेरा अच्छा, बच्चे जब पूछते थे, बड़े बच्चे क्या, वो तो बड़े लोग होते थे, वहाँ पे हम बड़ों को सिखाते थे। तो उन लोगों की क्वेरीज बड़ी टिपिकल होती थी और उनका आंसर भी खुद से क्रिएट होके आता था। तो मुझे इस जॉब में बड़ा अच्छा वो लगता था, खुद का इम्प्रूवमेंट लगता था। हर दिन मैं कुछ नया सीख रही हूँ। 6 साल मैंने वहाँ पे जॉब किया। तो ये पढ़ाने का ही कारण था कि आपने शादी के 15 साल बाद एक कंपटीशन बीट कर दिया? नहीं, उसका रीज़न ये था कि मैं शुरू से ही पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी और मेरा लगाव भी रहा है।
मैं हमेशा आज भी मुझे सीखना, और चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो स्किल हो, मैं सीखती रहती हूँ। मुझे थोड़ा एडिक्शन है सीखने से कुछ भी। तो मैं मेरे हस्बैंड यूपी पावर कॉरपोरेशन में कार्यरत थे शादी के वक्त भी। तो वो जब भी वहाँ पर होता था, वैकेंसी होती थी, तो वो बोलते थे तुम एग्ज़ाम दे दो, हो ना हो बात की बात है, एग्ज़ाम दो। तो समझ में आता रहता, जानने को मिल जाता था कि हाँ इस वक्त वैकेंसी निकली है, तो मैं एग्ज़ाम देती रहती थी। और इन सब के दौरान ये जो 2001 से मेरा सफ़र शुरू हुआ काम का शादी के बाद, और 2016 तक 15 सालों तक मैं अपना काम तो करती रही, लेकिन साथ ही साथ मैं जब भी कोई गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती थी तो वहाँ पे मैं भर्ती रहती थी। यूपी पीसीएल का भर्ती रहती, क्योंकि उनको पता चल जाता था तो ये बता देते थे। और साथ ही मेरा मन था रेलवेज में जाने का, तो मैं वो भी भरती थी, लेकिन वहाँ पे निकलता नहीं था। रेलवेज की वैकेंसी बहुत सालों तक नहीं निकली। और बेसिक शिक्षा परिषद में भी मेरा मन था कि मैं टीचिंग में जाऊँ वहाँ पर, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा कुछ गाइडेंस नहीं मिली। ये अच्छा था। तो किस्मत की बात है कि 2016, जैसे मैंने आपको बोला 2011 और 2016 ये 2 साल थे मेरे। 2011 को तो क्या क्या हुआ ये मैंने बता दिया कि एक साथ 4 जगह हुआ। 2016 में भी लाइफ के बड़ी बड़ी 3 चीज़ें हुई। आफ्टर 5 फेल्ड अटेम्प्ट्स, मैं जैसे मैंने बताया कि मैं देती रहती थी एग्जाम, देती रहती थी। 5 बार मैंने एग्जाम दिए शादी के बाद, बच्चों के साथ। बच्चों को रख के मैं जाती थी कोचिंग पढ़ने के लिए, किताबें निकलवाई थी, कोचिंग में पढ़ के आके एग्जाम दिया। लेकिन साथ के जो पढ़ने वाले, जो एग्जाम के वाले बच्चे, वो CS करने वाले बच्चे उस वक्त, तो मैं कंपटीशन में मेरिट में नहीं आ पाती थी। तो 5 बार मैं मेरिट में नहीं आ पाई। और ये मेरा एट द एज ऑफ 35 लास्ट अटेम्प्ट था, क्योंकि आप 35 साल की उम्र तक ही गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब वो 40 हो गया है, उस वक्त 35 था। तो ये मेरा छठा और लास्ट अटेम्प्ट था। और उस वक्त जी, और वो भी एक कहानी है। उस वक्त हम लोग राजस्थान में थे, और थर्सडे को मेरे पास ये SMS आया कि संडे को मेरा एग्जाम है रिटन। और हस्बैंड बोले कि अब जब 5 बार नहीं हुआ तो इस बार भी क्या होना है, चलो घूम लेते हैं, ट्रिप क्यों बर्बाद करें। और वो तो बड़ी ईगो हर्ट करने वाली बात थी। मैंने कहा ये क्या बात हो गई, हमने तो पूरा अपना लगाया, पूरा मन किए। तो काम करना अपना वो है, अपनी तरफ से हम कोई कमी नहीं रखेंगे। तो हम लोगों ने उस ट्रिप को थोड़ा सा कम किया और आगे वापस आ गई। सैटरडे को वापस आके संडे को जनवरी में बिल्कुल ठिठुरती ठंड में जाके बिना किसी प्रिपरेशन के मैंने एग्जाम दिया। और शायद भगवान का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है। भगवान ने बोला कि भाई जो इसके पहले तुम्हारा है तो कुछ दे दो। भगवान ने ये सोचा होगा कि इसके पहले की लाइफ में मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, मेरी गृहस्थी को मेरी ज्यादा जरूरत थी। और अब बच्चे थोड़े से सेटल हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, 5 साल की मेरी छोटी बेटी हो चुकी थी। तो अब तुम्हारा वक्त है और इसके बाद आएगा नहीं, तो अब जाओ तुम इसमें। तो बड़े सही टाइम पे भगवान ने वेल क्राफ्टेड, मैंने अपने फेसबुक के उसमें भी यही लिख के रखा है, वेल प्लान्ड क्राफ्टेड लाइफ बाय गिफ्टेड बाय गॉड। तो सही समय पर सब कुछ मेरे लाइफ में हुआ। फिर आपके जीवन में MSME भी आया। 2016 में 2-3 चीज़ें हुई। एक तो मुझे ये गवर्नमेंट जॉब मिली, एंड सेकंड ये हुआ कि इसी दौरान मैंने घर से बाहर निकलना फिर शुरू किया। इससे पहले मैं बहुत घरेलू थी, बहुत ज़्यादा सोशल सर्कल और ये सब कुछ नहीं था। मेरे खुद के फ्रेंड्स थे, घर परिवार, यही मुझे अच्छा लगता था। लेकिन तब कुछ ऐसा हुआ कि लोगों ने बोला तुमने तो वेस्ट कर दिया अपना लाइफ। तो मैंने कहा कि चलो अब बाहर निकल के इनको ये भी लोगों को बता दें कि ये मेरी वेस्ट नहीं किया। मैंने, अगर मैं चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, मैं चाहती ही नहीं थी। ये मेरी चॉइस थी कि मैं एक अच्छी गृहिणी बनूं, लेकिन वो शायद नहीं वो था। तो मैं जवाब देने के लिए घर से बाहर निकली और धीरे धीरे अपना रफर सोशल सर्कल बनाया, नेटवर्किंग, और वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि अब सभी कोई जानते हैं मुझको, मैं भी सभी लोगों को जानती हूँ। तो उसी दौरान ही फिल्में भी आनी शुरू हुई यहाँ पे 2016 से ही। तो धीरे धीरे यहाँ पे फिल्में आनी शुरू हुई। एंड मैं सिंस थी मीडिया में, रेडियो में, टीवी में, तो जो लोग कोऑर्डिनेट करते थे या जो भी मेरे साथ उनके संपर्क रहते थे। मुझे पता चला मिस्टर कबाड़ी का हो रहा है शूट, जाके वहाँ पर मिल लो। मैं चली गई
मैं चली गई और कोई ऑडिशन नहीं, कुछ नहीं, उनको ऐसे ही बस एक प्रिंसिपल के लिए चाहिए था। एंड मैंने पढ़ाया था ही। वहां जाकर पता चला कि प्रिंसिपल बनी हो, बैठ जाना, ये अनु कपूर और विनय पाठक के साथ है मेरा सीन। और मैंने जाके वहां पर सीन दे दिया, कुछ साड़ियां ले जाना, ये वाली साड़ी पहन लो करके कर दिया। और वो एवे ही करके कोई ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन वो ट्रेलर पे आ गया। ट्रेलर पे आ गया। हाँ, जब वो सीन अच्छा हो गया और वो ट्रेलर पे आ गया तो मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा हुआ। फिल्म दिखी, ट्रेलर तो फिल्म दिखी भी नहीं। फिल्म के दौरान ही वो फिल्म सुपर फ्लॉप हुई थी। और फिल्म के दौरान ही ओमपुरी साहब की का देहांत भी हो गया था, तो फिल्म चली नहीं एकदम भी। लेकिन मैं खुश थी कि मेरा जो पहला फिल्म है वो ट्रेलर पे आ गया। और उसके बाद ही किसी के थ्रू मुझको सावधान इंडिया के बारे में पता चला, तो उसका भी एक एपिसोड किया प्रॉपर मुंबई के आर्टिस्ट के साथ, तो वो भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर बड़े उसमें लोगों को ये हो गया कि हाँ ठीक है ये एक्टिंग करती है। फिर मुझको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला, वो था यूडली फिल्म्स का, सारेगामा प्रोडक्शन हाउस का छोटे नवाब। अच्छा। जिसकी शूटिंग मैं रायबरेली में काफ़ी दिन रह के करके आई थी। तो वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है, 5 साल हो गए हैं, अभी तक उसकी मार्केटिंग चल रही है। अच्छा। उसके तुरंत ही बाद से एक ही समय पे 3 बड़ी फिल्में मुझको मिली। एक ये छोटे नवाब, दूसरा मेहरुनिसा। अच्छा। मेहरुनिसा भी अभी तक रिलीज नहीं हुई है, वो भी एक बहुत बड़ा मेरे लिए ओपनिंग होगा। मेहरुनिसा कहानी है मतलब मेहरुनिसा जो निभाया है वो फरूक जफर जी ने निभाया है, जिनका अभी रिसेंटली इंतकाल हुआ। तो वो मेहरुनिसा जो है फिल्म है वो कहानी है मेहरुनिसा की, उसकी बेटी की और उसकी बेटी की। मेहरुनिसा प्लेड बाय फरूक जफर, मैंने उनकी बेटी का रोल किया है, तो सेकंड लीड है वो मेरे लिए। और उसमें मेरा एक बहुत अच्छा ड्रास्टिक चेंज वाला किरदार है। आर्ट फिल्म है लेकिन है बहुत ही बढ़िया। तो मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ कि वो आए और रिलीज हो और उसमें मेरा काम अच्छे से दिखेगा। सावधान इंडिया वाली इमेज थोड़ी टूटे। बिल्कुल टूटे नहीं, उसमें भी मैं खड़ूस बढ़िया ही बनी हूँ। खैर, तो वो ऑस्ट्रिया से आए थे संदीप कुमार, उन्होंने बनाई थी वहाँ के गवर्नमेंट के लिए फॉरेन फिल्म के कैटेगरी में, लेकिन वो बनी बहुत अच्छी है, क्लासिक बिल्कुल मूवी बनी है। और उसके बाद ही मुझे शू बॉक्स मिली और उसके बाद फिर सफ़र धीरे धीरे शुरू हो गया। जो भी रोल मिलते थे, यूनिसेफ के लिए मैंने एड्स किए, 5-6 एड्स किए हैं आशा बहन के रूप में। फिर धीरे धीरे और मैडम चीफ मिनिस्टर। मैडम चीफ मिनिस्टर को बताइए, वो क्या उसमें रोल है आपका? मैडम चीफ मिनिस्टर में भी मुझको जज का रोल मिला। अच्छा। और पता नहीं क्यों लोग मुझको सोचते हैं कि मैं खूंसट हूँ या ऐसा है, मुझे रोल ज्यादातर वैसे ही मिलते हैं। सावधान इंडिया में भी मैं कत्ल करती जाती हूँ दूसरों को, और नहीं तो मेहरुनिसा में भी खूंसट बुढ़िया बनी थी, और इसमें भी खूंसट बड़ी खूंसट सी जज बनी थी, बड़ी स्ट्रिक्ट सी। तो मैडम चीफ मिनिस्टर कुछ यूं हुआ कि अंकिता त्रिपाठी नाम की एक प्यारी सी लड़की है जो कास्टिंग करती है और बहुत अच्छा काम कर रही है। उसने मुझको ऐसे बुलाया कि जज का वो है, और वो भी ऑडिशन नहीं था शायद। अच्छा। और उसमें फिर मैं गई, क्रिश्चियन कॉलेज में शूट हुआ था और काफ़ी अच्छा शूट हुआ था। ऋचा चड्ढा के साथ सीन था और 2 जिरह जैसी होती है, दोनों पक्षों के साथ जिरह था। और जिस तरह से वो कैमरा एंगल इस तरह से उठता है तो मुझे भी अच्छा लगा था कि हाँ चलो कुछ तो आएगा। और वो बन के 1-1.5 साल बाद आया और बहुत अच्छा आया, लेकिन रिलीज हो गई। उसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि वो थिएटर रिलीज हुई थी, उसके पहले कोरोना की वजह से बहुत उसमें वो हुआ, बहुत सारी चीज़ें मेरी सभी की नुकसान हुई। थिएटर रिलीज का जो मज़ा था कि एक बहुत थिएटर में लगने वाला, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिकॉज थिएटर खाली जाने लगे। और जो OTT प्लेटफॉर्म में इस तरह से रिलीज होते थे उसका मजा नहीं था, वो रिलीज लगता ही नहीं था कि हाँ वो फ्राइडे रिलीज जो थिएटर में होता है उसकी अलग ही बात है, वो चीज खत्म हो गई थी। हालांकि मैडम चीफ मिनिस्टर थिएटर में हुई और मैं गई, हमारा पूरा परिवार गया, पूरा थिएटर खाली था। मन नहीं अच्छा मानता, लेकिन हाँ उससे मुझको पहचान अच्छी खासी मिली। हालांकि जो जिरह के 2 पोर्शन थे वो 50% काट दिए गए था, एक जिरह दिखाई नहीं गई थी, सिर्फ एक ही वो दिखाया गया था। 50% एडिटिंग के बाद भी मैडम चीफ मिनिस्टर अच्छा निकल के आया। और वो पहली फिल्म थी जो रिलीज हुई। हाँ हाँ शायद, वरना तो सावधान इंडिया था। हाँ शायद। अच्छा, आपका अगला भी आश्रम की कहानी बहुत अच्छी है। अगर इस इंडस्ट्री में मैं कभी आगे जाके नाम बना पाई, पहचान बना पाई अपना,
तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रकाश झा जी के वजह से होगा। उनको मैं अपना गॉडफादर अभी से कहने लगी हूँ। मैं आश्रम में किस तरह से प्रस्तुत की जाऊंगी मुझे नहीं पता, लेकिन इकलौते प्रकाश झा जी वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने आके लखनऊ के कलाकारों को, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कह रही, सभी की बात कह रही हूँ, लखनऊ के कलाकारों को इक्वली मुंबई के कलाकारों जैसा मान सम्मान दिया और उनको उसी तराजू में रखा, नीचा नहीं समझा। नहीं तो अभी भी क्या होता है, मुंबई प्रोडक्शन आता है यहाँ पे कुछ शूट होने के लिए और उसका जो प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं सब मुंबई से आते हैं। लखनऊ में उनको चीप मिलता है, सब्सिडी मिलती है, तो एक मजबूरी है कि लखनऊ के कलाकारों को फिलर के रूप देना में है, ले लेते हैं तो वो फिलर के रूप में जो टर्जरी कैरेक्टर्स हैं, सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं, वो देते हैं। उसी में हम लोगों को मतलब खुश होना पड़ता है कि भाई जो छन के आ गया ले लो। लेकिन हाँ, प्रकाश झा जी ने यहाँ पर आए और उन्होंने ऐसा बोला ही नहीं कि मुझको ये कैरेक्टर, उनका ऑडिशन का बिल्कुल अलग तरीका था। उन्होंने सिर्फ बोला कि जितने भी कलाकार हैं सबको मुझसे मिलवाओ। वो सबसे मिले, सबसे बात किया और फिर उन्होंने जज किया कि कौन किस किरदार के लिए हाँ फिट है। तो उन्होंने वो किया। और मैं जब करके आई हूँ भोपाल में या जयपुर में, जहाँ भी जितना भी शूट किया, दूसरे वाले जो अभी एपिसोड आया उसका आएगा, सीजन आएगा, उसमें मेरा बहुत अच्छा रोल है। मैं बता नहीं सकती, पॉलिसी है, लेकिन उसको देखिएगा, बहुत अच्छा रोल है और उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रकाश जी। बहुत शुभकामनाएं उस रोल के लिए। और आपने अपना प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया और उसकी पहली फिल्म को ही अवार्ड भी मिला। बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 2016 मेरे लिए भी एक टर्निंग पॉइंट था। तो मैंने आपको दो चीज़ें तो बताई, एक कि मेरे जो गवर्नमेंट जॉब वो मैंने किया, दूसरा कि मेरा फिल्मों का सफ़र शुरू हुआ और मैंने स्टेप आउट किया घर से कि चलो कुछ करके दिखाते हैं, नेटवर्किंग। तो जब नेटवर्किंग बनाना शुरू किया तब दो चीज़ें हुई। एक कि मैं संपर्क में आई दिवाकर भट्टाचार्य के, जो कि मेरे वर्किंग पार्टनर हैं। अच्छा। जिनके साथ मिलकर मैंने काफ़ी काम किया और उसका रीज़न ये था कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने की वजह से अपने खुद के नाम पे कुछ नहीं कर सकती, तो मुझे किसी के नाम के सहारे की ज़रूरत थी। ऑन पेपर्स काम कर सकती हूँ लेकिन नाम नहीं यूज़ कर सकती, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। तो उनका मन था कि वो भी कुछ करें। तो सिंस मैंने इस इंडस्ट्री में जानकारी थी मुझको इस इंडस्ट्री के बारे में, तो मैंने उनको वो जानकारी दी और उन्होंने उसको वो करके आगे उसको चीज़ को बढ़ाया। तो दोनों मिलकर हम दोनों ने काम करना शुरू किया और फिर ये हुआ कि चलो अपना एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया जाए, किसी के बैनर के अंडर में नहीं, खुद से काम करेंगे, बनाएंगे। और हम लोगों ने दिवाकर भट्टाचार्य फिल्म्स, डीबी फिल्म्स के नाम से शुरू किया। मेरा नाम यूज नहीं हो सकता था, जिसकी वजह से अभी सब कुछ उनको ही लाइमलाइट मिल गया। खैर, तो दिवाकर भट्टाचार्य फिल्म्स के बैनर के अंडर में हम लोगों ने सबसे पहला जो खुद का पैसा लगा के बनाया वो था सुनो द अनस्पोकन। और मैंने उसमें काम किया था और श्रीधर दुबे को मैंने बुलाया था बाहर से, और वो बना भी एवरेज था। हम लोग का पहला प्रोजेक्ट था। विषय क्या था? एक विषय था कि काफ़ी लोगों को जो सुनना, किसी के पास वक्त नहीं है किसी को सुनने का, और हम लोगों में आजकल इतने वो कहते हैं ना भीड़ में भी अकेलापन। हाँ। तो हम लोगों को कहने और सुनने के लिए जो है वो है एक बीमार विषय था। हाँ, कि एक बीमार महिला थी और उसके घर में चोर आ जाता है, तो उससे उसका वो हो जाता है क्योंकि वो भड़ास निकाला, वो बातें करना शुरू करती है, चोर से बात करने लगती है। हाँ, और वो भी फिर उसको कहानी आगे बढ़ती है। कहानी बढ़ती है। ये आपने भेजा? हाँ, तो जब बन गया अच्छा, तो ये हुआ कि भाई कुछ तो किया जाए, अपना पहला प्रोजेक्ट है तो चलो फिल्म फेयर में भेज देते हैं। 5,000 रुपये लगेंगे लेकिन भेजते हैं, जब बनाया है तो इतना किया है तो इतना भी कर दे। और हम लोगों ने फिल्म फेयर में उसको भेजा। किस्मत बता रहे, मैं जहाँ जाती हूँ किस्मत बड़ी अच्छी हो जाती है। तो किस्मत अच्छी थी कि फिल्म फेयर उसको मिल गया। हम लोगों ने सिर्फ उस नाम के लिए, फिल्म फेयर का एक नाम लग जाएगा कि भेजा है हमने, उसके लिए इतनी उम्मीद की थी। कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो नॉमिनेट उसमें भी आएगा, मतलब लिस्ट में भी आएगा। और लिस्ट में तो आने की दूर की बात है, वो तो विनर हो गई, उसको फिल्म फेयर मिल गया।
तो वो एक बहुत बड़ा वो था, उसको बहुत अच्छा लाइमलाइट मिला हम लोगों का मोराल बूस्ट अप हुआ और हम लोगों ने उसमें आगे काम करना शुरू किया कि धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। आज की डेट में डीबी फिल्म्स बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी हम लोगों ने ऐड बनाना भी शुरू कर दिया है कंपनीज के लिए, बड़ी कंपनीज के लिए। सो वो एक प्रोडक्शन हाउस हम लोगों का चल पड़ा बहुत अच्छे से। तो वो भी एक अपना एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा। और साथ ही साथ CIMSME, दैट इज कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उसमें भी मैं गई और किस्मत अच्छी थी कि वहाँ पर भी मैं स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बनी। तो आज की डेट में मुझे लगता है कि खुशनसीबी है मेरी कि मैं सर्विस, प्रोफेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस, जितने भी तरीके होते हैं काम के वो सब कर चुकी हूँ। डीबी फिल्म्स मेरा बिजनेस है, CIMSME की स्टेट वाइस प्रेसिडेंट वो मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ वो मेरा सर्विस है, और मैं एक एक्टर हूँ वो मेरा प्रोफेशन है। अच्छा, इतनी सारे अचीवमेंट के पीछे एक तो ताकत, दूसरी बहुत सारी आपको दिक्कतें भी आई होंगी, बहुत सारे लोगों ने, किसी ने अप्रिशिएट किया होगा तो किसी ने आलोचना भी की होगी। कुछ पर्दे के पीछे की कहानी बताइए। किसी भी सफल स्टोरी के पीछे जब तक स्ट्रगल ना हो और मेहनत ना हो और वो आलोचनाएं ना हो तो मजा नहीं आता, मजा भी नहीं आता और वो आगे बढ़ता भी नहीं है। मतलब ये चाट फ्लेवर है खाने का। वो कहते हैं ना कि कभी भी एक तितली को जब वो तोड़ने की कोशिश करता है या एक चिड़िया को जब वो अपना शेल तोड़ने की कोशिश करता है तो उसको हेल्प नहीं करनी चाहिए। वो उससे उसकी जो पंख है वो लड़ने की वो पंख उसमें स्ट्रेंथ आती है उनके। इसी तरह से हम लोग जब आगे जीवन में बढ़ते हैं तो ये जो कठिनाइयां होती हैं वो हम लोग को स्ट्रांग बनाती हैं। अगर ये सब ना हो तो शायद हम वो मकाम ना पहुंचे जो हम पहुंचे हैं या पहुंचने चाहते हैं। तो हाँ, बहुत अलग अलग स्वरूपों में कठिनाइयाँ आई। वैसे मेरे को देखा जाए तो मैंने बोला कि बहुत मैं किस्मत वाली रही हूँ। तो देखा जाए तो भगवान ने ना एक प्लेटर में सर्व करके दिया कि अच्छा अब इसका टाइम है, ये कर लो। आज लग रहा है, जब आप संघर्ष कर रहे थे तब नहीं लग रहा था? भी लग रहा था। अच्छा। क्योंकि मैंने देखा जाए तो मैंने संघर्ष कहाँ किया है। ये तो संघर्ष मैंने सिर्फ अपने उसके लिए किया है, गवर्नमेंट जॉब के लिए। मैंने पढ़ा, वो किया, उस वक्त नहीं मिला लेकिन उसका फल मुझे बाद में मिला। तो वो मेरी खुद की अर्जित की हुई, अर्न की हुई, जीती हुई मेरी ट्रॉफी है। लेकिन एक्टिंग में आज जो कुछ भी हूँ मैं उसमें एक बहुत बड़ा योगदान किस्मत का मानती हूँ। वो मेरा संघर्ष नहीं है, वो मुझे आता गया और मुझे इतनी नॉलेज थी कि हाँ कौन सा प्रोजेक्ट सही है, करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो आता गया, वो आता गया, आप चॉइस करके उस पे काम करती उसको भी मैं स्ट्रगल नहीं मानूंगी। स्ट्रगल मेरा दूसरे तरीके का है। मैं मेरा जो मेन मोटिव है शैलेंद्र जी बताऊं आपको, मैं कुछ भी करके अपने आप को एक स्थापित करना चाहती हूँ, अपनी एक आइडेंटिटी, एक रिकॉग्निशन चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है, मैं क्या कर सकती हूँ, और अगर सही प्लेटफॉर्म मिले तो मैं क्या हूँ। मैं उस चीज़ को वेस्ट नहीं जाना चाहती। जीवन के एंड में ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने कुछ किया नहीं है, जो मेरे अंदर था वो वेस्ट हो गया, मर गया। मैं उसको बाहर लाना चाहती हूँ, सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इतनी सारी चीजों के बीच कहीं पॉलिटिकल भी कोई है कि हमें नेता भी बनना है कुछ पीछे? ये कैसे आपने गैस कर लिया? हाँ, मन है मेरा, अभी नहीं, अभी तो मेरा अपने गवर्नमेंट जॉब से बड़ी खुश हूँ और वो पूरा करूँगी। लेकिन हाँ, रिटायरमेंट के बाद एक वो वाला भी है, मौका मिले तो ले लूंगी। वहां पर भी मैं चाहती तो हूँ कि करूंगी, वो बात की बात है, अभी नहीं। वो मेरे टू डू लिस्ट में है काफी बाद में। तो जो संघर्ष की कहानी वो ये कि जैसे मैं बोल रही थी कि मैं अपने आप को स्थापित करना चाहती हूँ, एक अपना भीड़ में अपना को एस्टैब्लिश करना चाहती हूँ। यहाँ पे मुझे जो मेरा सबसे बड़ा अभी तक का स्ट्रगल रहा है वो है अनएक्सेप्टेंस बाय सोसाइटी। यहाँ पे मैंने इतना कुछ किया, और जब अवार्ड्स की और जहाँ टॉक शोज की और जब इन सब की बात होती है तो कभी मेरा नाम ही कोई आता ही नहीं है अवार्ड देने के लिए। पता नहीं जो कुछ नहीं, मतलब मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ, उनको अवार्ड फंक्शंस और उनको वीआईपी गेस्ट और चीफ गेस्ट के लिए बुलाया जाता है, टॉक शोज के लिए बुलाया जाता है, जिनका सच में योगदान कम रहा है, अचीवमेंट्स कम रहे हैं,
मैं सोचती रह जाती हूँ यार क्या करूँ मैं कि मैं उस लेवल तक पहुँच सकूँ। और ज़्यादातर क्या लगता है मुझको कि एक सोसाइटी में हर लेवल में एक लॉबी है। जैसे लखनऊ है नवाबों का शहर, तो हर जगह नवाबियत तो है काफ़ी लोगों में कि भाई जिसका खानदानी जो रईस है या जिनका ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है या सब कुछ है एस्टैब्लिशमेंट, वो लोग उसी को खपाते रहते हैं और उसी के उससे आगे बढ़ते हैं, उसी को लॉबीबाजी कहते हैं। और वो जो एक्चुअल टैलेंट है जो अंदर से स्ट्रांग है उसको घुसने नहीं देते अपनी लॉबी के अंदर। क्यों? क्योंकि वो लोग एक ढोल, मैं उनको ढोल बोलती हूँ, ऊपरी जो उन लोगों को मिल गया है रियासत में, उसको लेकर उसी आवरण को लेकर वो बस बचते रहते हैं अंदर से खाली। और उनको ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर एक स्ट्रॉन्ग अंदर से स्ट्रॉन्ग कोई चला जाएगा तो वो फिर फट जाएगा, ढोल का पोल निकल जाएगा। तो वो लोग अंदर मुझको आने नहीं देते, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते इस डर से, इस इनसिक्योरिटी से कि अगर मैं पहुंच गई तो फिर मैं बोलना शुरू कर दूंगी और उनका जो लाइमलाइट है वो मुझको आ जाएगा। शायद ऐसा है। मैंने बहुत मतलब तीखा व्यंग किया है एक बहुत बड़े तबके के ऊपर। अगर कोई देखेगा सुनेगा मुझको तो और मैं बाहर निकाल दी जाऊंगी। और मैं इस बात के लिए मशहूर हूँ कि मैं बहुत मुंहफट हूँ, क्योंकि मैंने जो कुछ भी हासिल किया है अपनी मेहनत से हासिल किया है, किसी के ऊपर कभी मैंने कोई एहसान नहीं लिया। तो जो बोलती हूँ पूरे खुले उसमें बोलती हूँ, जो सच है वो बोलती हूँ, डर नहीं है। और लेकिन आप बहुत नरम दिल हैं, कितने सारे आपने जीव जंतु पेट अपने घर में रख रखे हैं, एक मिनी चिड़ियाघर बना रखा है। हमें 2 बार डिस्टर्ब जिसने किया वो इनकी 3 बिल्लियां हैं प्यारी प्यारी। इसके अलावा और क्या क्या है? मेरे पास एक्वेरियम है, 2 बड़ी मछलियों का, मछली ने बच्चे दिए थे तो उनको अलग करके रखा है। तो 2 एक्वेरियम है, बच्चों का और बड़ों का। और मेरे पास एक बहुत बड़ा सा मैंने एक केज बनवा दिया, एक बालकनी को पूरा वो करवा दिया था ताकि चिड़िया उड़ पाए अच्छे से। तो मेरे पास चिड़िया हैं और मेरे पास बिल्लियां हैं। एक बिल्ली जो मुझको गिफ्ट मिली थी मेरे डायरेक्टर से, शो बॉक्स करने गई थी मैं इलाहाबाद में, तो फराज अली थे, उनके घर गए और उनकी बिल्ली ने बच्चे दिए थे। मैंने कहा प्लीज एक बच्चा मुझको दे दो, मुझको पैसा दो ना दो, मुझको वो दे दो। तो 1 महीने बाद जाके फिर मैं उस एक बिल्ली के बच्चे को लाई थी। दैट इज हाउ कैस्पर केम। और ये दोनों कैस्पर के बच्चे हैं। तो इस तरह से 3 बिल्लियां हैं मेरे पास। एक मिनी जू आपने बना रखा। हाँ, खरगोश है, था खरगोश, अब चला गया। वो क्या है, कछुआ है। और अरे मैं वो बतख के बच्चे भी लाई थी। अच्छा, बड़े हो गए बतख, तो मैंने क्राइस्टचर्च को दे दिया। क्राइस्टचर्च के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने अपना अंदर एक ऐसे ही जू बना के रखा है। अच्छा। तो वहाँ पे हैं बतख, मैंने वहाँ पे डोनेट कर दिया। वाह, क्योंकि बहुत बड़े हो गए थे फिर। चलते चलते कुछ और बात जो इतने सफर में रह गई हो? बात तो बहुत कुछ है, जिंदगी इतनी लंबी है तो बातचीत इतनी छोटी तो हो नहीं सकती। बस अपनी मेहनत से जो कुछ कर रही हूँ, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जनता में या फिर दुनिया में अपना एक नाम कर सकूँ, अपनी पहचान खुद की बना सकूँ, रिकग्निशन हो सके, उसमें अगर एक्सेप्ट हो सके और उसमें अगर लोगों को एक अच्छा चीज़ दिखे तो इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूँगी। बाकी अगर मुझसे कुछ इंस्पिरेशन मिलती हो लोगों को तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगती हैं, मैं क्यों चाहती हूँ कि मैं टॉक शोज़ में जाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है कि 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं अगर बोलूँ तो वो दूसरों के भी काम आ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी भी आप ये एक बहुत बड़े सोसाइटी में सबके अंदर ये चीज़ है कि शादी के बाद लोग अपना जो एक करियर वाला है ना वो बंद कर देते हैं, विराम मान लेते, अल्प विराम मान लेते हैं और बच्चों के बाद विराम मान लेते हैं। और उसके बाद अगर लेडीज बाहर निकलती भी हैं तो किस चीज़ से, हम ऑनलाइन बिजनेस अपना करते हैं। एक प्रॉपर आप काम करो, बाहर जाओ, अपनी पहचान बनाओ। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है जो हाँ, ये भी मैं मैसेज देना चाहती थी, अच्छा याद आया कि ज़्यादातर जो लेडीज़ हैं वो कहती हैं कि शादी के बाद मुझको मौका नहीं मिला, बच्चों में वो करके रह गए। बाद में जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो आप ही को बोलेंगे कि भाई हमने थोड़ी ना तुमको रोका था, हमको भी वो करते तुम, मतलब ये आपका जो सैक्रिफाइस है वो फिर काम नहीं आएगा। और ये सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है।
अगर मैं आज कुछ कर रही हूँ, बाहर जा रही हूँ, अपने घर को भी, ऐसा नहीं कि मैं घर को नेग्लेक्ट कर रही हूँ, आप कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग अगर सीखनी हो तो मुझसे सीख सकता है कोई। मैं भाषण दे सकती हूँ 1 घंटे तक मल्टीटास्किंग के ऊपर, कि किस तरह से आप सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं अपने उसमें, किसी को भी कम ना करके। तो मेरा बच्चा, मेरा घर आप अगर घुमाइएगा, दिखाइएगा, बहुत अच्छा मेंटेन्ड है, बच्चे खुश हैं। हाँ। और अगर आप कुछ कर ले जाएंगे ना, कुछ बन के दिखाएंगे, तो बच्चे आपके, तो परिवार आपको ज्यादा मान सम्मान देगा। बशर्ते कि अगर आप अंत में जाके बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए लाइफ सैक्रिफाइस कर दी और कुछ नहीं कर पाई, वो अच्छा एग्जाम्पल नहीं सेट कर रहे हैं आप करके दिखाइए। बच्चों को भी यही, यस, आज जब मेरे बच्चे वहां पे देखते हैं तो वो गर्व महसूस करते हैं, वो तुरंत शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, देखो देखो ये मेरी मम्मा है। तो वो उन लोगों के लिए प्राउड मोमेंट है। तो फैमिली, बच्चे, पति, ये सब आपकी कमजोरी नहीं है, इसको अपना स्ट्रेंथ बनाइए, ये सब आपकी ताकत है। तो सपोर्ट है जो अगर आपके पीछे खड़ी है तो आप आगे जाके कर सकती हैं। उम्र सिर्फ नंबर है, उम्र के उसमें या टाइम नहीं होता है रुकने का, करती रहिए तो मिलेगा जी। तो ये तुलिका जी की कहानी थी, जो उनकी जुबानी आपने सुनी और देखी भी, वीडियो है। हमारी बहुत शुभकामनाएं तुलिका जी के जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, और नया साल आने वाला है, आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, साथ में तुलिका जी को भी बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और मैं आपको बोलना चाहूंगी कि देखिए, इनसे इंस्पिरेशन लीजिए, या आ जाए मुझसे बात करने के लिए। हाँ। आप भी आइए, वेलकम, मेरे घर में ढूंढ के आए। तो शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझको इस काबिल समझा कि अपने प्रोग्राम में मुझको जगह दी। बहुत शुक्रिया।